हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिहार द्रोह के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पढ़ेंगे। आपको हम बता दें कि इससे अच्छा डिस्कशन आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। और इस वीडियो में हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, ऐसा डिस्कशन करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को पूरा निचोड़ करके रख देंगे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसको एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस में उस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा आंसर? मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे देखिए, उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा से ईरान से नेपोलियन नाम से विख्यात था नादिर शाह। नादिर शाह आप लोग जानते होंगे, नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था, भारत में हुआ था। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में क्या हुआ था? मुगल सेना से पराजित किया गया था। मुगल सेना को पराजित किया था। और आपको बता दें कि भारत से लौटते समय नादिर शाह ने शाहजहां के तख्ते ताउस 30 करोड़ के नगद के रूप में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर आया था। आपको बता दें कि मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। चलिए उसके बाद देखेंगे आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था, कौन सा कार्य है? तो आपको बता दें कि यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। एक भी कार्य था जो नहीं किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1798 से 1805 तक के गवर्नर जनरल भारत का रहा था। इस दौरान उपरोक्त सभी कार्य वेलेस्ली द्वारा किया गया था। जितना भी कार्य है जो वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था मेरे दोस्त? तो यहाँ पर राइट आंसर बम्बई होगा। क्या होगा? बम्बई। आपको बता दें कि 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी यहाँ पे 1946 को क्या था मामला बताते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS आप लोग जानते होंगे, INS तलवार में 9 सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। कितने सैनिक? 9 सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था, जो कराची, मद्रास, कलकत्ता तक के फैला हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल आह्वान पर इन विद्रोहियों को आत्मसमर्पण किया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के आह्वान पर इन विद्रोहियों को आत्मसमर्पण किया था। चलिए सभी था जो आत्मसमर्पण किया था आह्वान करने पर, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के कहने पर। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा BD सावरकर। चलिए BD सावरकर के बारे में कुछ जानेंगे। क्या मामला है? गणपति उत्सव मनाने के लिए सिलसिले में 1899 ईस्वी में BD सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला का स्थापना किया। कौन मेला का? मित्र मेला का स्थापना किया। मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में परिणित हुआ था। आगे चलते हैं। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह औरंगजेब। आपको बता दें कि 1672 में किसानों एवं मुगल के बीच मथुरा के निकट करनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। महाभिभाष सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष कोश, विश्वकोश है, की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। आंसर इसका देखते हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम में हुआ था। समझिएगा, कुंडलग्राम में कश्मीर में है, कनिष्क के समय हुआ था।
इस समिति की अध्यक्षता वसुमित्र को द्वारा किया गया था, जिन्होंने महाभिभाष सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए समझिएगा, आर्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। मामला को समझिए, यहाँ पर राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 23 अक्टूबर 1934 को, कब? 1934 को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस समाजवादी दल का महासचिव बनाया गया था। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो यहाँ पे राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन से। क्या राइट आंसर होगा? स्वदेशी आंदोलन से। आपको बता दें कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को क्लाइल सर्कुलर निकाला था। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज के प्राचार्य को बता दिया गया था, हिदायत दी गई थी कि उनके विद्यार्थी यदि स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी संस्था बंद कर दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा क्या कह रहा है। मुगल काल में बंदरगाहों का प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता है? बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुस्दी। आपको बता दें कि मुस्दी बंदरगाह प्रशासन की देखभाल करता था। अमीर ए बहर था जो जल सेना का प्रधान था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान था। अमीर ए बर वन विभाग का अधिकारी था। अब बाकिया नबीस होता है जो समाचार लेखक था। चलिए, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 को। कब? 1928 को। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालुका में 1928 ईस्वी में किसान ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन को चलाया था। मामला को समझिएगा। इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में मेरे दोस्त बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। कहाँ थी? बिहार शरीफ। चलिए मामला को समझते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। आपको तो पता होगा कि तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक, जब बंगाल अभियान से लौट रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक था जिसमें कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था तो 7। देखिए समझिएगा कि साल 2025 जो था 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा को मरने उपरांत पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में दिया गया था। और दूसरा जो सुशील मोदी, जिसको मरने उपरांत पद्म भूषण सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया, शामिल किया गया मिलेगा। और आचार्य किशोर कुणाल को मरने उपरांत इनको भी मिलेगा पद्मश्री समाज सेवा के क्षेत्र में। और आपको एक थे डॉक्टर हेमंत थे, जिनको भी पद्मश्री मिलने के लिए घोषणा किया गया था, 2025 में मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में। और विजय नित्यानंद सुरेश्वरी जी महाराज थे, जिनको पद्मश्री मिलेगा, जिसे अध्यात्मक के क्षेत्र में अभीम सिंह भवेश पद्मश्री मिलेगा समाज सेवा के क्षेत्र में। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस सभी बातों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? देखिए कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 9। कितनी होती है? 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुआ था। मामला समझिएगा, 1946 ईस्वी को द हेग में हुआ था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। इसका कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। इसमें कार्यवाही संचालन हेतु कोरम की संख्या 9 होता है।
आगे चलते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस, पशु कल्याण दिवस तो 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर याद रखिएगा, 4 अक्टूबर। और विश्व परिवेश दिवस मनाया था 5 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को। अक्टूबर का मामला सॉल्व कर देते हैं। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया था। विश्व मानक दिवस, मानक दिवस 14 अक्टूबर को। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। किस वर्ष B.S. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए मामला को सॉल्व करते हैं। 2001 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। C.V. रामन को मिला था 1930 में, 1930 में भौतिक क्षेत्र में मिला था। हरगोविंद खुराना आप लोग जानते होंगे 1968 में मिला था, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। और मदर टेरेसा को भी मिला था, मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था 1779 में मिला था, शांति के क्षेत्र में। और अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पूरा नोबेल पुरस्कार के मामला ही खत्म कर दिए। 17 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? चलिए तो यहाँ पे गार्डनर आपको बता दें, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और वरेण्य शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा था। पल्लव सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा था। नेचर क्योर मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। यदि हमारे साथ आप 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझिए कि 1000 से प्लस क्वेश्चन सोल्व होगा आपसे। मेरा मतलब है कि 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 100 क्वेश्चन आपको कवर होता है। तो 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, मेरा मतलब है कि 200 क्वेश्चन आपके पास कवर हो गया होगा। आप यदि मन में ध्यान से सोचिए तो आपको पता चलेगा कि 200 क्वेश्चन हुआ है कि नहीं, जोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। तो चलिए, भारत में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 रूप में प्रदर्शित किया गया, 4 रूप में प्रदर्शित किया गया है मेरे दोस्त। तो 18 का पहले आंसर क्लियर कर दें कि M1 होगा, जिसमें 4 गो में किया गया है। आपको बता दें कि M0 हो गया, एक हो गया M1, एक हो गया M2 हो गया, M2 M1 M2 M3 और वो M0, यहाँ पे M0 होगा। ठीक है, तो M1 है जो संकुचित मुद्रा कहते हैं। M1 को क्या कहते हैं? संकुचित मुद्रा, समझिएगा। और M3 को कहते हैं व्यापार मुद्रा, क्या बोलता है? व्यापक मुद्रा, व्यापार नहीं व्यापक मुद्रा कहते हैं M3 को। और M1 की तुलना में M3 क्या बोलता है कि M1 की तरलता M3 की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? किस देश के फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। आपको बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यापार का निगमन सेबी द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी की स्थापना आपको बता दें कि 1988 ईस्वी में किया गया था मेरे दोस्त। सेबी की एक गैर संवैधानिक संस्था। विश्व के कुछ प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक के बारे में बात करेंगे आप लोगों से हम थोड़ा सा। देखिए, सूचकांक डी जोन्स है, डी जोन्स जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में। और निक्की सूचकांक है जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे चलते हैं। दूध के उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन के प्रथम है, फर्स्ट। आपको बता दें कि दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। दूसरी बात, भारत में विश्व में अकेले 24% दूध उत्पादन करता है। भारत है जो विश्व के 24% दूध अकेले उत्पादन करता है। भारत में विश्व श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत के बात करें, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। दूसरी बात यह है कि वर्ष 1970 से 71 में भारत का दूध खपत प्रति व्यक्ति पर 112 ग्राम था, जो वर्तमान में बढ़कर 350 ग्राम हो गया, 350 ग्राम हो गया। आगे चलते हैं। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु को बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होता है क्या कहलाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता
यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता। एक इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको बता दें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वैसी स्थिति है जिसमें एक समान वस्तु, जैसे होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, जिसमें सभी विक्रेताओं का बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली इकाइयां एक समान होता है। दूसरी बात है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई नया फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म उद्योग बाहर जा सकती है। चलिए थोड़ा सा डीपली डिस्कशन आप लोग के चलते हम कर रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो गया है। एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार में हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की है? पूरा हिंडाल्को के मामला ही सॉल्व करते हैं, स्टील इंडिया कंपनी के ही खत्म कर देते हैं मामला। देखिए आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पे 22 का पहले आंसर देख लेते हैं तो क्या होगा, तो कनाडा हो जाएगा। कनाडा 1937 में एल्यूमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। 1937 में एल्यूमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया था। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र में एल्यूमिनियम की कंपनी स्थापित किया गया। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया था। चलिए कुछ एल्यूमिनियम कंपनी का नाम बताते हैं। बाल्को सहायक देश है, इस कंपनी का सहायक देश है सोवियत रूस। और उसके बाद है नाल्को आप लोग जानते होंगे, स्टील कंपनी है। एल्यूमिनियम कंपनी है जिसका सहायक देश है कौन, तो फ्रांस। और उसके बाद है हिंडाल्को, आप लोग जानते होंगे हिंडाल्को, जिसका जो सहायक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद है माल्को है जिसका सहायक देश कौन है, इटली। और इंडाल्को है, लास्ट है इंडाल्को। तो टोटल 5 कंपनी का नाम बता दिए। इंडाल्को है जिसका सहायक देश कौन है, कनाडा। क्या है, इंडाल्को कनाडा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर मीना चरना। तो आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कलिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल मीला चरना को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत में कब से कब तक मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। अप्रैल 2024 अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति, जिसे IADC बोलते हैं, IADC की 42वां वार्षिक बैठक की घोषणा की गई थी। इसकी अध्यक्षता इसरो द्वारा सोमनाथ ने की थी। और IADC के आप लोग नाम जानते होंगे। IADC का गठन 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में किया गया था। अंतरिक्ष मलबा से तात्पर्य पृथ्वी के कक्षा में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाली सभी गैर कार्यात्मक कृत्रिम वस्तुओं से है। कहिएगा तो थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन इतना नॉर्मल रहने देते हैं। भारत द्वारा हाल ही में 7वें बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया था? पूरा मामला ही सॉल्व करते हैं इसको। म्यांमार के साथ किया गया था। चलिए, भारत म्यांमार के 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण सुरक्षा कर लिया गया है, जिसमें बता दें कि यह भारत के समुद्री स्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जोड़ने वाले कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम है, बढ़ाया गया है। यह ईरान के चबहार आप लोग जानते हैं के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। प्रथम है चबहार ईरान का, और दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, म्यांमार के मामला। आगे चलते हैं। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? दक्षिण कोरिया। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक क्वेश्चन पर 1 घंटा डिस्कशन करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 73वां संविधान अधिनियम 1992। 73वां संविधान अधिनियम 1992, 93 नहीं, 1992 द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसका उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन के बात किया जाता है। आर्टिकल कितना में है? तो 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आगे चलते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की स्थिति को मनाया था, मामला सोल्व हो गया 24 अप्रैल को। और
28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी का ग्रंथम शिलालेख खोजे गए? ग्रंथम शिलालेख खोजे गए तमिलनाडु होगा ग्रंथ ऐतिहासिक लिपि जिसका उपयोग कभी दक्षिण पूर्व एशिया और तमिलनाडु संस्कृत के लिखने के लिए किया जाता था। इसी का यह मामला है कि 11वीं सदी का ग्रंथम शिलालेख खोज किए गए तमिलनाडु में। चलिए आगे चलते हैं। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोंगटे महोत्सव। तो लोंगटे महोत्सव की बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा 2 सेकंड का समय आप लोग किस लिए देते हैं, ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को समझ सके और आंसर को सोच सके कि क्या आंसर होना चाहिए, हमको आता है या नहीं। यदि आता है तो क्लिक करके मतलब कि मन में सोच लिए कि आंसर आता है, नहीं आता है तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, आंसर समझने के लिए और याद करने के लिए सोचिए थोड़ा सा कि कैसे याद करना, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना है। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। चलिए इसके बारे में या मामला में बात करेंगे। त्योहार है जो अरुणाचल प्रदेश के न्यूसी जनजाति मनाता है। लोंगटे महोत्सव जो न्यूसी जनजाति मनाता है और यह पशु बलि निषेध के लिए जाना जाता है। पशु बलि निषेध होता है इसमें। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस। ऑप्शन नंबर बी में है अनिरुद्ध बोस। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। समझिएगा, न्यायिक अकादमी है जो भोपाल में स्थित है। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसका उद्देश्य देश भर में ट्रायल कोर्ट और संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण के और शिक्षा प्रदान करना है। चलिए आगे चलते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेल्जियम। दुनिया का पहला परमाणु शिखर सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। समझ गए? इसका आयोजन परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा किया गया था। इसमें भारत के सहित 30 से अधिक देशों और यूरोपियन संघ भाग लिया था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो गोपीचंद ठोटाकुरा। ये यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन जिसे NS-25 का आपको बारे में बताते हैं। NS-25 मिशन के लिए चालकंदल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि गोपीचंद ठोटाकुरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। समझे? मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष विशालता की खोज करना है। इस मिशन में 6 सदस्य शामिल है। चलिए उसके बाद देखिए, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? 33 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिल्किस मीर। ऑप्शन ए में है। चलिए, बिल्किस मीर ओलंपिक की जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और 33वां मामला समझिएगा ओलंपिक पेरिस में आयोजित की गई। हाल ही में देखिए, कोई भी टीचर है मेरे मित्र जो करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करता। मामला एक बार में क्वेश्चन और आंसर सीधे सोल्व करता है। यदि हम जीके जीएस में तो हम क्या बोलता है डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और करंट अफेयर को भी हम पूरा तोड़ के आप लोग को बताते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर समझिएगा कि हाल में भारत मालदीव एवं श्रीलंका त्रिपक्षीय अभियान दोस्ती 16 आयोजन किया गया था। तो समझिएगा मालदीव। क्या होगा आंसर? मालदीव। आपको बता दें कि मालदीव तटरक्षक जहाज और समर्थक के अभिनय क्षेत्र में भारत के लिए इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। इसमें बांग्लादेश के पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। उद्देश्य क्या था ये समझिएगा आप लोग। तीनों देशों के बीच सहयोग बढ़ावा, दोस्ती मजबूत करना और आपसी परिचालन की क्षमता में सुधार लाना था। इसमें बांग्लादेश प्रक्षेपक के रूप में भाग लिया था। हुरून नोबेल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक कितना है? तीसरा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो कैंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, श्रीनगर। चलिए,
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? सोमपेन। उसके बाद है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव के संरक्षण में अधिकार के किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 40 का आंसर ये होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो एम के रंजीत सिंह और उनके साथ भारत संघ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि अनुच्छेद 14 से 21, 14 और अनुच्छेद 14 एंड 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के संरक्षण और अधिनियम के मान्यता देने के लिए टिप्पणियां की गई थी। चलिए कितना आप लोगों को समझाएं, आप लोग समझने के लिए तैयार होते नहीं हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ संपन्न हुआ था? तो रोम में, रोम। चलिए आगे चलते हैं। आपको बता दें कि इटली की राजधानी रोम है। FAO मुख्यालय है इसका, FAO। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष 2023 में संपन्न हुआ था। भारत में प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। चलिए चूज द वर्ड सेम ऑफ द मीनिंग जो पर्टी। यहाँ पे राइट आंसर डेंजर हो जाएगा। कैसे होगा आपको बता देते हैं। जेओपर्डी है, समझिएगा, जेओपर्डी का अर्थ खतरा होता है। क्या होता है? खतरा। और सेम मीनिंग है डेंजर, समझिएगा। जेओपर्डी का अर्थ होता है, मतलब होता है खतरा, और डेंजर का मतलब भी होता है खतरा। तो यहाँ पूछ रहा है चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। सेम बात कर रहा है कि सेम मीनिंग कौन होगा? तो इसका मतलब भी खतरा होता है और इसका मतलब भी खतरा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग? फिल इन द ब्लैक्स, इसको भरना है। देखिए क्या होगा, पूरा मामला आप लोग समझिएगा। 44 का राइट आंसर देखेंगे तो 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए समझिएगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर इज का प्रयोग कैसे होगा? क्योंकि 50 मील एक यूनिट को प्रदर्शित करता है। 50 मील है जो एक यूनिट मात्रा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं, इंग्लिश का भी डिस्कशन करेंगे। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। चलिए आप मामला को समझिएगा। यहाँ पे इज द टुक डिसीजन, बी ऑप्शन राइट होगा। आपको बता दें कि जितना भी सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा द डिसीजन टेकन बाय मी, जितना भी क्या बोलता है डिसीजन दिया हुआ है, जो क्या है जो आप लोग समझा देते हैं, पैसिव में, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को बताते हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेरे मित्र, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मामला को समझिएगा। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घौ। क्या होगा? घौ। आप लोग को समझाते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द घौ इसलिए होगा कि स्वर्ग है जो सूर्यलोक और गोलोक दिव्य धाम आदि, इस सब से स्वर्ग का मतलब समझ रहा है, सूर्यलोक और गोलोक दिव्य धाम आदि। और नरक, समझ रहे हैं मामला? नरक की बात करेंगे तो यमलोक, यमला और दुर्गति, इटिसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? घौ। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द घौ होता है मेरे दोस्त। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप में क्या होगा?
समझाते समझाते हम परेशान हो जाते हैं। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर होगा डी, नद। कैसे होगा जब भी हम समझाएंगे। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद होता है, जबकि समुद्र सागर पुल्लिंग शब्द रूप में ही हमेशा प्रयोग होता है। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन है उसके लिए सही शब्द तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्लभ। कठिन है तो दुर्लभ हो जाएगा। इसको भी हम आप लोग को समझाएंगे। जिसका प्रयोग करना बहुत कठिन है दुर्लभ होता है। चलिए, देवासुर में कौन सा समास है? सीधी से आंसर होगा द्वंद्व समास है। देवासुर अर्थात देव और अंसुर द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देंगे। निम्न में कौन कल्प प्राणी वर्ण का उदाहरण है? कल्प प्राणी वर्ण का उदाहरण तो का और गा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प जितना भी है जिसमें का अगर प्राण है, और प्राण अर्थात वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों का अल्प प्रमाण और महाप्राण के रूप में बांटा गया है। अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में, अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में कौन कौन से सदस्य थे? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष प्रमुख रूप में थे, और संघीय मंत्रिमंडल के सभी जो मंत्रीगण थे जो सभी थे, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, और नीति आयोग के सदस्य। चलिए इस सेट को इतना तक रहने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बाद का वीडियो को सोल्यूशन करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इतने हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेगा, मनीष सिविल सर्विस पटना। और किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर वहाँ पे जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।